हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स क्लास 9। तो चलिए देखते हैं। जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है एज अ कॉन्सेप्ट ट्री मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशन जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Second, we will discuss about very important, that is Kepler's law of planetary motion. Third, we will discuss about the capital G and small g relationship between them. So, what are the basic concepts we are discussing over here? So, let's begin with the introduction part. So, students, हमने सभी ने नाम सुना है बहुत ही फेमस आचार्य आर्यभट्ट का। कौन थे ये आचार्य आर्यभट्ट? जो थे वो हमारे ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर कम मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बेसिकली क्या बात की थी? मोशन ऑफ सिलेस्टियल बॉडीज। सिलेस्टियल बॉडीज की मोशन के बारे में डिस्कस किया था और उन्होंने अपना ये कंक्लूजन अपनी बुक में मेंशन किया था। वो बुक का नाम क्या है? आर्यभट्ट। बेसिकली उसमें क्या बताया था? फर्स्ट पॉइंट, जो कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए थे, कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स उसमें मेंशन किए थे। फर्स्ट पॉइंट वाज कि प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं आपके सन के अराउंड इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट कौन से होते हैं? बेसिकली हम उसको अगर आप हिंदी में बोले तो अंडा आकार, शेप जिसको आप बोलते हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। कौन? प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सेकेंड, उन्होंने क्या कहा कि मून जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बट किसके? अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ से रिवॉल्व करता है। तो वो उसका मून का क्या ऑर्बिट है? सर्कुलर ऑर्बिट है, और वो किसके चक्कर लगा रहा है? अर्थ के चक्कर लगा रहा है। और फिर उन्होंने बात की कि डे और नाइट जो है अर्थ पे पॉसिबल कैसे है? डे और नाइट जो अर्थ पे पॉसिबल है, इट इज कॉज ड्यू टू द डेली रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सो ये कुछ पॉइंट अभी तक उन्होंने डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि जो आपके प्लैनेट्स हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड, उन्होंने बोला कि मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। थर्ड, उन्होंने बात की कि डे and night on the earth is possible due to the revolution of the earth on its own axis. So these were the certain points. Next उन्होंने बात की कि planets क्या होते हैं? What are planets? Planets are basically the celestial bodies moving around the sun. आप planet को कैसे describe करेंगे? Planets are the celestial bodies moving around the sun. उन्होंने उनको क्या नाम दिया? Planet. Next उन्होंने कुछ प्लैनेट्स डिस्क्राइब किए अपनी बुक में, आर्यभट्ट में। जो वो प्लैनेट्स थे उनका ऑर्डर जो था वो सन से इंक्रीजिंग डिस्टेंस में था। मतलब कि जो सबसे पास वाला कौन सा प्लैनेट है? सबसे पास वाला आप बोल सकते हो मरकरी, सन के नेक्स्ट है ना। सेकेंड आप बोल सकते हैं कि वीनस जो है नेक्स्ट है। तो आप थर्ड बोल सकते हैं अर्थ है, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स थे जो उन्होंने अपने डिस्क्राइब किए थे कि अर्थ में सन से जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो आपकी 8 प्लैनेट्स की इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम द सन। तो ये उन्होंने मेंशन किया था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? There are thousands, more than thousands, very small bodies. बहुत small bodies जो है वो बहुत हाई नंबर में प्रेजेंट है, thousands में प्रेजेंट है, उनको बोला गया एस्टेरॉइड्स। फर्दर उन्होंने कुछ डिस्क्राइब किए थे 2 टाइप के प्लैनेट्स। There are, number 1 was inner planet and number 2 was outer planet. Inner planet को उन्होंने बेसिकली inferior planets भी बोला। inferior planets कौन से होते हैं? जो अर्थ की ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वाई इनर प्लैनेट्स। तो 2 प्लैनेट्स कौन से हुए? वो
मरकुरी एंड वीनस. क्वेश्चन में आस्क फ्रॉम दिस पार्ट ऑल्सो कि आपके कौन से इंफीरियर प्लैनेट्स हैं. नेम द टू इनर प्लैनेट्स और द इंफीरियर प्लैनेट्स. सो यू कैन राइट Mercury and the Venus are the inner planets which revolve within the Earth orbit. So you can say inferior or the inner planet. Next are the, you can say outer planet. Outer planet को हम superior planets भी बोलते हैं. Superior planets वो कौन से हुए जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, आउटसाइड द अर्थ ऑर्बिट. सो यू कैन से those planets which revolve outside the Earth orbit. So other than the Mercury and Venus are the superior planets, or you can say outer planets. So next आपसे बोला गया further कि कौन कौन से सैटेलाइट्स के बारे में कुछ उन्होंने मेंशन किया कि सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं. तो सैटेलाइट्स को डिस्क्राइब किया उन्होंने, स्मॉल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. कोई भी प्लैनेट के अराउंड कोई भी बॉडी अगर स्मॉल बॉडी कोई रिवॉल्व कर रही है तो उसको बेसिकली क्या नाम दिया गया, सैटेलाइट. सैटेलाइट जैसे फॉर एग्जांपल मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, यू कैन से. सो नेक्स्ट another very famous Acharya Bhaskaracharya ji, who described, again he was the Indian astronomer. Basically he stated in his book, the name of the book was Siddhant Shiromani. In this he described the height of the atmosphere of the earth, that was 88 kilometer, and the earth attracts the things towards its center, towards the center. So you can say any two objects which is present in the universe attract some kind of force, attract with some kind of force, and that force is called gravitation. और उस force का नाम दिया गया gravitation, और आप बोल सकते हो force of attraction, that is called gravitational force. So this was the introductory part. According to him, he described the two great Indian astronomers was there, जो उन्होंने आपका कि कैसे कैसे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स आपके प्रेजेंट है. तो उन्होंने एक बुक का नाम था आर्यभट्ट, जिसमें मेंशन किया था आचार्य आर्यभट्ट ने, और एक बुक थी जिसमें सिद्धांत शिरोमणि, जिन्होंने आचार्य भास्कराचार्य जी ने इसको डिस्क्राइब किया था. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हम केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. आप सुन रहे हैं प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेटरी मोशन का मतलब क्या है, प्लैनेट्स की मोशन के बारे में कुछ डिस्कस किया. प्लैनेट्स की मोशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम प्लैनेट्स की मोशन का डिस्कस कर रहे हैं, या क्या आपका पर्सनल इंटरेस्ट या किसी भी एस्ट्रोनॉमर का इंटरेस्ट रहा. तो बेसिकली जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है वो एक ग्रेट इंटरेस्ट था फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, बिकॉज देयर वाज अ सर्टेन रीजन कि कहीं ना कहीं वो हमारी डेस्टिनी को इफेक्ट करता है. वो हमारे प्लैनेट्स के मोशन हमारे बेसिकली जो हमारे आपकी डेस्टिनी है उसको इफेक्ट करता है. तो आप इसीलिए वहां पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स उस टाइम पे जिन्होंने बेसिकली इसके बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं, या प्लैनेट्स की स्टडी पे बहुत काम हुआ. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जोहान्स केपलर वाज द एस्ट्रोनॉमर. ही स्टडीड towards its long time, towards its lifetime. After a long time he worked out 3 important empirical laws. उन्होंने 3 लॉज स्टेट किए, और जो 3 लॉज थे वो थे आपके मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, और जिनको केपलर्स लॉ का नाम दिया गया. तो जो आपके लॉ ऑफ प्लैनेट्स थे बेसिकली वो सैटेलाइट्स के लिए भी फिट थे, आइदर चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली इन्होंने लॉ, केपलर्स लॉ ने क्या डिस्क्राइब हुआ केपलर्स लॉ में. तो फर्स्ट वाज द, जो केपलर्स ने लॉ दिए थे, जोहान्स केपलर ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे. फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट.
जैसे कि आपको नाम नजर आ रहा है ऑर्बिट, कुछ यहाँ पे डिस्कस हो रहा है प्लैनेट उसके ऑर्बिट से रिलेटेड। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी प्लैनेट, एवरी प्लैनेट इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो भी प्लैनेट है वो आपका मूव कर रहा है कैसे पोजीशन में, किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट की शेप क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। तो सन के रिस्पेक्ट में, सन इज एट सर्टेन, सपोज इट इज एट वन फोकल पॉइंट F1, और आप उसको बोल सकते हैं कि कोई जो प्लैनेट मूव कर रहा है वो कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो दैट वाज द वेरी सिंपल स्टेटमेंट गिवन बाय द कैप्लर्स, कि कैप्लर ने पहला जो लॉ दिया था दैट वाज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने सिंपली ये स्टेट किया था कि एवरी प्लैनेट इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो उसकी मूवमेंट है वो इलिप्टिकल है। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय द केपलर। तो आपसे पूछा जाएगा तो कौन से वो तीन लॉ हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट लॉ वाज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड वाज लॉ ऑफ एरिया। अब यहाँ पे आपको फिर से कुछ टर्म से क्लियर हो रहा है, दैट इज एन एरिया। अब एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया में हम क्या बात करेंगे, एरिया इज कि the line joining the sun and a planet sweeps out the equal area in equal intervals of time. Basically, the second law, that is the law of areas. Here, areas define something. तो area में क्या बात कर रहे हैं, if a planet moves at a certain distance in a same interval of time, suppose if any planet is moving from A to B, suppose in 24 days, and again the same planet is moving from position C to D, again with the same days, number of days, the time, the interval is same for the both. So you can say the area covered, the line joining from, you can say, the sun and the planet sweeps out the equal area. जो A और B से सन के साथ प्लैनेट ने कवर किया, सेम वे C और D से जो एरिया कवर हुआ, that means the area covered by this and this always be equal because the time interval is same. यहाँ पे टाइम दोनों के लिए सेम है, इसीलिए जो एरिया कवर किया है प्लैनेट ने at different position but at a same interval of time, so you can say the area will be same. So you can say let's a planet is moving from position A to B in a certain time. I quoted means I take an example of 24 days, you can say, and then it moves from C to D in the same time. Time is very important, students. तभी ये एरिया इक्वली कवर करेगा। अगर टाइम आपका सेम नहीं है तो वो आप नहीं कह सकते कि उसने इक्वली एरिया कवर किया है। तो दिस इज दैट द लॉ इज ए फॉर द एरिया। सो यू कैन से दिस वाज द सेकेंड लॉ ऑफ द केपलर्स in which he described about the area of the planet, means at the same interval. Next we will move on to the third, that is the law of period. अब आपको यहाँ पे भी कुछ क्लियर हो रहा है नाम से कि पीरियड इज व्हाट, पीरियड इज बेसिकली द टाइम इंटरवल। इंटरवल कैसे आप बात कर रहे हैं, सपोज यू कैन सी दिस डायग्राम, बेसिकली दिस इज द A to B इज द मेजर एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, A से B, हम कौन सी बात कर रहे हैं, A से B आपकी मेजर एक्सिस है, दिस इज द माइनर एक्सिस। आप हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस मींस इफ अ प्लैनेट इज मूविंग ही कवर्स अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और जो टाइम, जो उसको रिवोल्यूशन के लिए टाइम लगा, आई डिनोटेड विद अ कैपिटल टी, आप उसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हो। The square of the capital T, that means the square of the period of revolution of a planet. Again,
The square of the period of the revolution of a planet means the time interval I denoted with the capital T. जो आपने square किया इसका period of revolution of a planet around the sun is directly proportional. वो किसके proportional है? Is directly proportional to the cube of the radius. आपका जो cube है radius का, that is semi major axis. Semi major axis I denoted with the capital R. और आपने इसका क्या किया? Cube root. Cube किया आपने इसका, तो that means you can say square of the time is directly proportional to the cube root of the semi major axis. Radius के आपका directly proportional है. So AB is the major axis, CD is the minor axis. CD आपने इसको denote किया. Same way AO and OB is the semi major axis. T is the time period or the period of revolution of the planet around the sun. R denotes the length of the semi major axis, and according to the Kepler's third law, this is the very important point. So third law of the Kepler, that means T square is directly proportional to the R cube. R cube के directly proportional है, और T square अगर आप इस proportional को हटाते हैं तो he used a constant, that is you can say constant for all the planets. आप Kepler's constant भी बोल सकते हैं, और constant used for all the planets. So I can also write it as T1 upon T2 means the square of the T1 and the square of the T2 is equal to the R1 का cube upon R2 का cube. If you are talking about the period of revolution of any two planet with respect to the sun. So this was the Kepler's third law, which states that T square of the T is directly proportional to the cube of the radius. So this was the three laws basically Kepler's described about the first law was the law of orbit, second was the law of area, and third was the basically law of period. And on summation, I can say there are different planets at different distance. So from the sun, therefore their time period is different. So Pluto is the farthest. He completes its one revolution in 247 years. And again the time period for the revolution of Mercury, it will complete in the 81 days. So it will depends upon the distance of the planets from the sun. So Kepler's law are applicable wherever inverse square law is involved. So thus they are applicable only to the solar system, but also to the artificial satellites as well as moons going around the planet. So student, this was the I discussed in this video about the Kepler's law. Next हम बात करेंगे next video में, जो कि आप universal law of constant या gravitation और moon से sun का different आपका जो उनमें relationship है वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखते रहिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको चैप्टर समझ आया है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए एलन जूनियर विंग के साथ. थैंक यू सो मच.